हेलो एवरीवन, स्टडी विथ अरिहंत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एएफएचक्यू डिपार्टमेंट के बारे में, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। आपको फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद एंड आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस, इसमें किस तरह की वर्कलोड रहता है, आपकी सैलरी क्या रहेगी, सभी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि रिसेंट टाइम में देखने में आ रहा है बहुत सारी जगह पर एएफएचक्यू को लेकर एक नेगेटिव बातें की जा रही हैं। आज इन सभी बातों का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा और एएफएचक्यू डिपार्टमेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड हुई है, हमारे एक साथी सचिन मीना जी, जो कि एएफएचक्यू में ग्रेड सी पर पोस्टेड हैं, उनके द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो हमारे चैनल की ओर से हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। चलिए, तो इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड हुई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एएफएचक्यू में जब आपका फाइनल नाम आ जाता है, आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है, तो एएफएचक्यू की ओर से एक नॉमिनेशन लिस्ट जारी होती है। उसके बाद आपको एक लेटर भेजा जाता है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक 10th 12th, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट्स आपसे लिए जाते हैं। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपके डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में जमा कर लिए जाते हैं। इसके बाद आपसे एक फॉर्म फिल कराया जाता है, जो कि 5 टाइप से उसको फिल करना होता है। एक फॉर्म वो देते हैं जो 5 फॉर्म आपको वहाँ पे फिल करने होते हैं। ये पूरी डिपार्टमेंट प्रोसेस चलती है। उसके बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन में इस डिपार्टमेंट के बारे में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। डीओपीटी रूल्स के अकॉर्डिंग पुलिस वेरिफिकेशन से पहले ज्वाइनिंग करा दी जानी चाहिए, ऐसा रूल्स कहता है। वेरिफिकेशन चलता रहेगा, लेकिन एएफएचक्यू एक ऐसा डिपार्टमेंट है, थोड़ा सा सेंसिटिव जोन जिसे कहना चाहिए, इसलिए इसमें पीवीआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब तक ये पीवीआर नहीं होगा तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। पीवीआर में प्रोसेस में टाइम लग सकता है। पीवीआर यहाँ पर 2-3 स्टेज में होता है, जैसे कि एक पुलिस के स्तर पर होता ही है, आपका एजुकेशन बेस पर भी यहाँ पर होता है। आपने जिस जगह से एजुकेशन ली हुई है वहाँ पर भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। आप यदि रेंट पर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग भी वेरिफिकेशन, तो ये पुलिस वेरिफिकेशन चलता है। और इस बारे में भी यदि आप अपने सोर्सेज का यूज़ करके इसका थोड़ी सी फाइल को फास्ट करा लेते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन फास्ट करा लेते हैं, तो आपका ज्वाइनिंग टाइम कम हो सकता है। यदि आपकी फ़ाइल कहीं लटक जाती है, पुलिस वेरिफिकेशन डिले होता है, तो आपकी ज्वाइनिंग भी थोड़ी सी डिले होगी। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, आपको ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल के लिए बोल दिया जाता है। यहाँ पर 2 चीज़ मेंशन कर दूँ मैं। मेडिकल पॉइंट में यहाँ पर मेंशन करना भूल गया हूँ, तो जो बात कर रहा हूँ मैं मेडिकल की, तो मेडिकल में आपको ध्यान क्या रखना है, या तो वो आपको एक कोई हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देंगे कि आपको इस हॉस्पिटल से कराना है, या फिर आपको बता दिया जाएगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो हॉस्पिटल है वहाँ से भी आप करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, उस पर सीएमओ के साइन होना ज़रूरी है। इस बात को आप लोग नोट कर लें, सीएमओ के साइन होना यहाँ पर ज़रूरी है। यदि आप सीएमओ के साइन नहीं होंगे तो उसको वो वैलिड नहीं मानते। मेडिकल होने के बाद आपको 15 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं। यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। उसके बाद आपको सेक्शन अलॉट होने में 1 मंथ का टाइम लग सकता है। 1 एंड 2 मंथ का आपको टाइम लग सकता है। इस बीच कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑफिस भी नहीं जाना होता, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, सैलरी आना आपको प्रारंभ हो गई। बस आपसे कहा जाता है कि आप दिल्ली से बाहर ना जाएं, आप जहाँ भी दिल्ली में रुके हुए हैं वहीं रहें। जब आपको काम होगा आपको ऑफिस बुला लिया जाएगा। इस तरह की चीज़ भी देखने को मिलती है। फिर आपको एक सेक्शन अलॉट होगा। यहाँ पर मैं सेक्शन की बात करूँ तो कौन कौन से सेक्शन आते हैं, इस पर आपको सेना भवन, इसमें आपके आर्मी, नेवी,
आपके एयरफोर्स एंड डीआरडीओ। और भी अदर सेक्शन होते हैं जिसमें से जो मेन है मैं वो बता रहा हूँ आपको। इनमें से आपको कोई सा भी सेक्शन अलॉट हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है। इनमें से आपको एक सेक्शन अलॉट कर दिया जाता है। उस सेक्शन अलॉट होने के बाद आपकी पोस्टिंग किस रैंक के अधिकारी के साथ होती है, तो देखिए ब्रिगेडियर, एयर मार्शल, इस तरह की रैंक के अधिकारी के साथ आपकी पोस्टिंग होगी यदि आप 4600 ग्रेड पेपर जाएंगे। तो इस तरह के आपके रैंक के अधिकारी रहते हैं, उनके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं। आप पोस्टेड हो गए हैं। उसके बाद बात करूं मैं वर्कलोड, तो वर्कलोड यहाँ पर बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड यहाँ पर नहीं है। आप एज अ पीए वहाँ पर जाते हैं, आपके लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी जाती। जो भी अधिकारी के पास आप अटैच हैं उसकी आपको डायरी तैयार करना, कॉल्स रिसीव करना, इस तरह का आपको काम दिया जाता है। इस डिपार्टमेंट्स में जो जानकारी प्रोवाइड हुई है वो यही है कि इस डिपार्टमेंट में जो सचिन मीना जी के द्वारा हमें जानकारी मिली है वो एयरफोर्स में पोस्टेड हैं। तो उस डिपार्टमेंट्स में जो रहते हैं एयरमैन, तो उनको वर्कलोड ज़्यादा दिया जाता है। जो कि आर्मी लाइन से आपको उतना वर्कलोड नहीं दिया जाता, क्योंकि यदि कोई मिस्टेक्स होती है तो उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो वर्कलोड यहाँ पर कम ही रहता है, ऐसी जानकारी प्रोवाइड हुई है। टाइमिंग की बात करूँ, यहाँ पर एक बात कही जाती है कि इसकी टाइमिंग 9 to 5:30 होता है। उसमें भी बताया जाता है कि यदि आप 5 मिनट भी डिले होते हैं तो आपको मेमो यानी कि नोटिस जारी हो जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए लगभग 9, सवा 9 बजे तक आप ऑफिस पहुंच सकते हैं, इसमें इतना कोई इशू नहीं आता है। लेकिन हाँ, यदि आप किसी दिन 9:30 भी गए तो भी इशू नहीं, लेकिन यदि आप कंटिन्यू 9:15 के बाद जाएंगे तो वो इशू आता है, फिर आपके लिए नोटिस जारी होगा। लेकिन 2-5 मिनट की ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि थंब से अटेंडेंस दी जाती है, तो ऑनलाइन होता है आजकल सारा प्रोसेस, इसलिए चीज़ें 9, सवा 9 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद हम आगे बात करेंगे इसमें किस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं कि इसमें रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या होते हैं। जैसे मोबाइल आपका अलाउ नहीं होता, आप मोबाइल नहीं ले जा सकते। देखिए मोबाइल नहीं ले जा सकते का मतलब, आप ऑफिस जाएंगे, आपको एक लॉकर प्रोवाइड होता है, आप उसमें अपना मोबाइल रख दें, जब आपको ज़रूरत होती है आप उसे उठा के यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर लंच टाइम में आप यूज़ करें, कोई इशू नहीं आता है। और रिसेंट टाइम में ये भी देखने में आया, जैसा कि इन्फॉर्मेशन मिली, कि सभी मेंबर्स अपने रिस्क पर मोबाइल ले जाते हैं, कोई इशू नहीं आता। लेकिन स्टार्टिंग रहती है तो लोग थोड़े से, पर इस तरह की प्रॉपर जो बताया जाता है कि बिल्कुल अलाउ नहीं होता, ये भी गलत है। आप कर सकते हैं, अपने रिस्क पर वो चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की मैं बात करूं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इस डिपार्टमेंट्स में आपको क्या क्या मिलेंगे। इस डिपार्टमेंट्स में आपको कैंटीन कार्ड मिलेगा, जो कि दिल्ली के अंदर कैंटीन कार्ड से आपको क्या फ़ायदा होगा। आप दिल्ली के अंदर डीओपीटी से भी जा रहे हैं, एफएचक्यू से भी जा रहे हैं। चाहे मैं ग्रेड डी की बात करूं यहाँ पर, इसलिए मैंने कहा डीओपीटी से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। दिल्ली के अंदर रहते हैं, कैंटीन कार्ड से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें उससे कम दाम पर ले पाएंगे, मार्केट रेट से कम। तो आपका वो भी एक एक्स्ट्रा सैलरी के तौर पर आपको मिल रहा है। दूसरा बेनिफिट यहाँ से क्या मिलता है, आप कहीं भी घूमने जाते हैं, यदि वहाँ पर आर्मी के कैंटीन वेस हैं, कुछ भी जो आर्मी रिलेटेड चीज़ें होंगी, वहाँ पर आपको रुकने का अरेंजमेंट हो जाएगा। उसके अलावा आप ऐसी किसी हिल स्टेशन जाते हैं जहाँ पर नॉर्मल पीपल्स का जाना मना होता है, वहाँ आप आर्मी ही जहाँ जा सकती है, आप उन जगह को विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस की ओर से आप दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन, लाल किला आदि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आपको घूमने के लिए ऑफिस की ओर से भी परमिशन आप बता दें तो बिल्कुल आपको वहाँ परमिशन मिल जाती है। तो ये इस डिपार्टमेंट्स के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं अदर डिपार्टमेंट के कंपैरिजन। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर सैलरी क्या है, तो सैलरी की यदि मैं बात करूँ तो 4600 ग्रेड पे सेम किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे वही सैलरी अराउंड 81-82,000 के अराउंड ग्रॉस सैलरी आती है। और जो इन हैंड सैलरी होती है वो होती है आपकी 71-72,000 के अप्रॉक्स उसकी सैलरी रहती है। अब हम बात करें इस डिपार्टमेंट में एनवायरनमेंट कैसा है।
एक अफवाह यह फैलाई जाती है कि इस डिपार्टमेंट में लाइक आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जो आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं उनको थोड़ी सी आप देखते हैं कि जो उनका कल्चर है उस तरह से हो जाता है कि वो एब्यूजिव लैंग्वेज जैसा कहना चाहिए गालियाँ दे देते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, जो जानकारी है स्टेनोग्राफर सिविलियंस को वो लोग गाली नहीं देते। देखिए आप एक मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, इतने बड़े डिपार्टमेंट्स में, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको गालियाँ दे रहा है। ये सब गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है। हाँ, एक आर्मी पर्सन दूसरे आर्मी पर्सन को दे रहा है वो आपका मैटर नहीं है, वो एक थोड़ा सा कल्चर होता है, लेकिन कोई भी अधिकारी आपको गालियाँ नहीं देगा। देखिए संविधान भी ये परमिशन नहीं देता और किसी भी ऑफिस में इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं हो सकती। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। ये डिपार्टमेंट्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों के बीच प्रोवाइड की जा रही है। ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताने की कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको FHQ के बारे में जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी डाउट्स थे, वो सारे दूर हुए होंगे। और यदि फिर भी मैं कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और हमारे मेंबर्स के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक प्रोवाइड की जा रही है। चलिए तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।